मनुष्य यह विशिष्ट है, पशुओं से मनुष्य भिन्न है। और यह भेद केवल भारत में समझा गया, भारत के बाहर यह भेद समझा नहीं गया। इसलिए मनुष्य को भी प्राणियों के समान मान करके ही मनुष्य के लिए नियम बने हैं। प्राणी जैसे भोग करते वैसे मनुष्य भोग करेगा, ये माना जाता है। इसलिए पूरी संकल्पना ही है सोशल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल, इकोनॉमिक एनिमल, और ज़्यादा से ज़्यादा और उन्नत हो गया तो कल्चरल एनिमल है। एनिमल भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मनुष्य की विशिष्टता को समझा गया कि देयर इज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस। पशुता और मनुष्यता में गुणात्मक भेद है, मात्रात्मक नहीं केवल। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार एक कोशीय अमीबा से प्रारंभ करके जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ा तो सबसे ज़्यादा जटिल, कॉम्प्लिकेटेड शब्द प्रयोग किया है उसने, सबसे ज़्यादा जटिल ऐसी संरचना मनुष्य की है। So it is an animal, but it is more complicated because there are more processes involved. There are multiple organs functioning parallelly, and those organs are interrelated, interconnected. Hence, human anatomy and physiology is most complicated. Hence, it is an evolved animal. ये सोच करके सारा एजुकेशन बना हुआ है। आज हम भी जो एजुकेशन ले रहे हैं वो प्राणियों के लिए बनी हुई शिक्षा है। जो एक मूलभूत फर्क है मनुष्य का, जो एक क्वांटम जंप है मनुष्य के होने में, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और इसलिए एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये दो शब्द एक लाइन में बोल दिए जाते हैं। टीचर एजुकेशन के कॉलेजेस में जो डाइट है, जो हर जिले में है, उसका पहला डी डिस्ट्रिक्ट के लिए, लास्ट का टी ट्रेनिंग के लिए, एनसीईआरटी का लास्ट का टी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हम पशुओं में और मनुष्य में भेद ही नहीं कर पा रहे। और इसलिए उन्नत पशु के लिए बनी हुई व्यवस्था को हम शिक्षा कह करके मनुष्य तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेनिंग यानी क्या? ट्रेनिंग का अर्थ होता है किसी भी आदत को परमानेंट करना, स्थायी करना। कुत्ते को आप गेंद फेंकते हो, वो भाग करके गेंद पकड़ करके आता है। कुत्ते को बॉल खेलना अच्छा नहीं लगता, कुत्ते को घर में बांधा जाना ही अच्छा नहीं लगता। कुत्ता बना ही नहीं है इस बात के लिए। कुत्ता बनाए खुले खेत में या खलिहान में या जंगल के लिए, वो पालने वाला पशु है नहीं। पालने के लिए गाय होनी चाहिए, गाय को भूल गए, कुत्ता पाल रहे। कुत्ता पालने वाले पे मुझे इसलिए दया आती है कि वो कुत्ते पे कितना अन्याय कर रहे हैं। उसको प्रेम करते हैं ऐसा मान करके उस बेचारे की, मतलब इससे बड़ा अत्याचार, मतलब उसके पैर भी नहीं बने इसके लिए कि आपके सीमेंट की फ्लोर पर रहे। और फिर उसको ट्रेनिंग के नाम पर पता नहीं क्या सेट, अरे उसके लिए बना है क्या? वो शिकार करने के लिए उसका जन्म हुआ है। उसको सारे के सारे भगवान ने जो सारा इधर मैपिंग दिया है, प्रोग्रामिंग दिया है, वो शिकार करने का प्रोग्रामिंग दिया है। अब उसको पानी पीने के लिए और सिखाते, पूरी ट्रेनिंग होती है ना, पॉटी की भी ट्रेनिंग होती है, वैसा बताया मेरे को। वही फिर हम हमारे बच्चों की भी करते हैं। कुत्ते की जो होती है वो ट्रेनिंग है। उसको एक आदत आपने सिखा दी और वो आदत उसकी पक्की हो गई। मनुष्य की नहीं हो सकती। मनुष्य की इसलिए नहीं हो सकती कि मनुष्य मूल रूप से अलग है। मनुष्य का विचार करने का तरीका है, मनुष्य की स्वयं की होने की अनुभूति ही अलग है। कर्म योनि और भोग योनि की बात मैंने बताई थी शिक्षक स्वाध्याय में, फिर उसको दोहरा देता हूं, क्योंकि आदर्श शिक्षा संस्थान मनुष्य निर्माण करने वाला शिक्षा संस्थान होना चाहिए, पशु निर्माण का नहीं होना चाहिए। इसलिए मूल भेद से प्रारंभ कर रहा हूं। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्ते कब होगी?
मुक्त करने वाली शिक्षा तब होगी जब मुक्ति जिसको हो सकती है ऐसे मनुष्य के लिए उसको डिजाइन किया जाएगा। आज सारी शिक्षा ही डिजाइन पशु के लिए की गई है, इसलिए हम ट्रेनर शब्द नहीं प्रयोग करते, क्योंकि ट्रेनिंग संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? ट्रेनिंग उनके लिए संभव है जिनके जीवन में विकल्प सीमित है, जिनके लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कुत्ते के लिमिटेड ऑप्शन है। पत्थर मारिए, कुत्ते को क्या करेगा? या तो काटेगा, या भौंकेगा, या भागेगा। चौथा ऑप्शन बताइए कुत्ते का। व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन फॉर द डॉग? आइदर इट विल बार्क, और इट विल बाइट, और इट विल रन अवे। चौथा बताइए, बताइए जिनके घर में कुत्ते हैं वो बताइए क्या कर सकता है। आप ट्रेनिंग देकर के चौथा उसको सिखा सकते हो जबरदस्ती, पर नेचुरली ये तीन ही है, चौथा ऑप्शन नहीं। इसलिए एमसीक्यू नहीं बन सकता, मल्टीपल चॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि ऑल ऑफ अबव या नाइदर ऑफ अबव भी नहीं हो सकता। इन तीन में से एक करेगा, तीनों एक साथ भी नहीं करेगा। जो भौंकता है वो काटता नहीं है, जो काटता है वो भौंकता नहीं है, जो भागता है वो जरूर भौंकता है, भौंकते भौंकते भागता है। इसलिए बहुत सीमित है, इसलिए उसको भोग योनि कहा गया। मनुष्य को पत्थर मारो, आपको कोई पत्थर मारे क्या करोगे? बताइए, किसी ने आपको पत्थर मारा, आप क्या करोगे? बता नहीं सकते। आप उल्टे मेरे को 4 प्रति प्रश्न पूछोगे। पहला पूछोगे किसने मारा, दूसरा पूछोगे क्यों मारा, तीसरा पूछोगे जब मारा तब मेरा मूड कैसा था। और ये सारी बातें हाइपोथेटिकली मैं आपको बता भी दूं, तब भी आप स्वयं के बारे में, दूसरे का तो छोड़ दो, मैंने तो पूरे कुत्ते प्रजाति के 3 ऑप्शन बता दिए, आप स्वयं के भी ऑप्शन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य होने के नाते आपके पास अनंत विकल्प है, इनफाइनाइट ऑप्शंस। भगवत गीता कहती है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आप प्रतिक्रिया दे भी सकते हो, या संयम रख के नहीं जाने दो माफ कर दिया, या क्रिएटिवली भी उत्तर दे सकते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, एकमात्र ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कई है। 2 साल बाद भी दे सकते हैं, 100 साल बाद भी बदला लेते हैं लोग। इसलिए अन्यथा कर्तुम, सारे ऑप्शन से अनंत। आपको अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में इस अनंत संभावना वाले मनुष्य के साथ काम करना है। इफ यू गेट इन टू ट्रेनिंग, आप उसको पशु बना दोगे। पशु शब्द का ही अर्थ है जो पाश में बंधा हुआ, और वही हम कर रहे। कल भोजन करते समय मनोज वाजपेयी जी बता रहे थे कि गणित के 8 स्टेप्स करने वाला गणित था, और उनके एक विद्यार्थी ने हाथ ऊपर करके कहा, सर इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो 8 स्टेप बच जाएगी। अब मनोज जी थे तो उन्होंने उसकी बात सुन ली और उसकी शाबाशी भी दी, लेकिन बाद में ये जरूर बताया होगा पेपर में पूरे 8 स्टेप ही करना, क्योंकि सीबीएसई तो स्टेप के मार्क्स देती है। तो अच्छे खासे मनुष्य को पशु बना दिया। और भास्कराचार्य लीलावती को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, सामान्य समीकरण सुलझाने के 11 तरीके मैं तुमको सिखाता हूं। 11 डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, ऊपर से नीचे, ऊर्ध्व तीर्य का अभ्याम तिरछा, चाहे जैसा 11 तरीके से मैं सिखाता हूं। एक शर्त डालते हैं, वो कहते 11 मैं सिखाऊंगा इस आधार पर कि 12वां तुम तैयार करोगी। यू हैव टू इनोवेट द 12th वे। ये मनुष्य के लिए बनी हुई पेडागॉजी है। पहले स्टेप का 1 मार्क, दूसरे स्टेप का दूसरा मार्क्स, चारों स्टेप की, और फिर उत्तर बराबर आया तो 4 मार्क्स, उत्तर गलत भी हो और पहली 2 स्टेप्स ठीक हो तो 2 मार्क्स। सीबीएसई गणित ऐसा ही पढ़ाते हैं ना। मनुष्य को कुत्ता बनाने की विधि, और उसको अपन एजुकेशन कह रहे हैं। इसलिए हम ट्रेनिंग नहीं कहते इसको, क्योंकि ट्रेनिंग मनुष्य के लिए है नहीं, फिर शिक्षकों के लिए तो कहां से होगी।
केवल ये नहीं है मनुष्यता के, केवल ये एक मैंने कर्म स्वातंत्र्य की बात बताई, वो मूल है, शिक्षा में मूल है, इसलिए वो बात बताई। कल्पना का भी स्वातंत्र्य है, इमेजिनेशन, और किसी के पास नहीं है। बया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, बया का घोंसला हम सब ने देखा है, अपने घर में शोपीस करके जंगल से तोड़ के टांगा भी होगा, लेकिन चाहे अफ्रीका की बया हो, चाहे अमेरिका की बया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के बया हो, डिजाइन एक ही है, क्योंकि भोगयो नहीं है, पाश है, बंधा हुआ है। दो इट इज क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल, इट इज द सेम। कल्पना का स्वातंत्र नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। और हमारे घोंसले एक जैसे घोंसले बांध के देती है LIG MIG सरकार, तो वहां जाने के बाद भी लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी कर लेते हैं, एक जैसे क्वार्टर चलते नहीं है, क्योंकि मनुष्य कल्पना स्वातंत्र भी है मनुष्य के पास। उसने अपनी कल्पना से दूसरा विश्व बना लिया। पक्षी को उड़ता हुआ देखा तो उसने कहा मैं भी उड़ूंगा, तो हवाई जहाज बना लिया। मछली को तैरते हुए देखा तो मैं भी तैरूंगा, मैं भी पनडुब्बी बनाऊंगा, नीचे समुद्र के नीचे जाऊंगा। सारा का सारा विश्वामित्र के समान प्रति स्वर्ग यदि आज मनुष्य ने निर्माण किया है तो वो अपने कल्पना स्वातंत्र के कारण किया है। जिसकी कल्पना अनंत है, जिसका कर्म अनंत है, उस मनुष्य को निर्माण करने का दायित्व हम लोगों ने लिया है शिक्षक के नाते। कैन यू इमेजिन, कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द होल इंटरप्राइज दैट यू हैव टेकन? कितना महत्वपूर्ण, कितना गंभीर और कितना आनंददायी कार्य आपने हाथ में लिया है, जिसमें कोई बाधा ही नहीं, जिसमें कोई बंधन ही नहीं, जिसमें कोई पाश ही नहीं, जिसमें कोई मर्यादा ही नहीं, नो लिमिट। इंफिनिटी की क्या लिमिट है? अनंत, असीम। और जो अनंत है वो असीम है, वही आनंद है। भूमा वही सह नाल पे सुखम अस्ति। वेद कहता है वो अनंत है ईश्वर, इसलिए अल्प में मनुष्य सुखी नहीं होता, थोड़े में काम नहीं चलता, क्योंकि वो अनंत है। रसो वही सहा, उसके तुरंत बाद कहता है वह रसमय है, आनंदमय है। जहाँ आनंद है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। इसलिए हमारे शिक्षा संस्थान नंबर 1 मनुष्य निर्माण करने वाले हो। केवल मन में ही नहीं, अब ये कल्पना और विचार, ये मन और बुद्धि की बात बताई, शरीर में भी मनुष्य पशुओं से भिन्न है। 6 बातें हैं मनुष्य की जो कोई विश्व का कोई पशु नहीं कर सकता। बहुत सरल सरल बातें हैं। 4 बताता हूं, 2 अभी नहीं बताऊंगा, 2 पे मैं काम कर रहा हूं, अभी सिद्ध नहीं हुआ इसलिए 2 नहीं बताता हूं। 4 हो गई सिद्ध इसलिए बताता हूं। सबसे पहले मेरुदंड। दुनिया में अनेक वर्टिब्रेट्स है, प्राणी शास्त्र वालों ने सिखाया, हमने भी सीखा, 10वीं से पहले बायोलॉजी में सीखा। मेरुदंडधारी अनेक प्राणी हैं, किंतु सबका मेरुदंड जमीन को समानांतर है। गाय, घोड़ा, बकरा, गधा, कुत्ता, सबके मेरुदंड है, किंतु जमीन को समानांतर है, क्योंकि वो चतुष्पद है, चौपाए है। एक बंदर ने थोड़े से आगे के पैरों को कभी कभी हाथ जैसा प्रयोग करना शुरू किया, हमेशा पूरा नहीं, कभी कभी, इसलिए डार्विन ने उसको अपना पूर्वज कह दिया। तो मेरे जैसे को देख करके डार्विन को लगा होगा बंदर हमारा पूर्वज है, किंतु वास्तविकता में उसका कोई आधार नहीं है, वैज्ञानिक कोई आधार नहीं। बंदर ने थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लिया तो रीढ़ की हड्डी उसकी ऐसे झुकी हुई वक्र है, पूरी 90 डिग्री में लंबवत सीधी ऊर्ध्वगामी ईश्वराभिमुख मेरुदंड करने की क्षमता केवल और केवल मनुष्य में है। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद कहता है मेरुदंड सीधा करना। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद कहता है शिक्षा का पहला पाठ यदि कुछ होगा तो विद्यार्थियों की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अपने विद्यालय में सारे बच्चों को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना सिखाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, आधी अध्ययन से जुड़ी हुई आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कंसंट्रेशन नहीं, मेमोरी नहीं, समझ में नहीं आता, ग्रास्पिंग नहीं है, सब केवल इस कारण से है कि वायरिंग ढीली है। क्योंकि ब्रेन की वायरिंग मेरुदंड में से ही जा रही ना, वो ढीली है तो सभी ढीला होना है। इसलिए मेरुदंड सीधा करना दुनिया का कोई प्राणी नहीं कर सकता मनुष्य के अलावा।
आलती पालथी मार करके सुखासन में बैठना दुनिया के किसी प्राणी के पास में नहीं है। और आजकल हम भी भूल गए। घर में डाइनिंग टेबल और बिस्तर से उठते डाइनिंग टेबल पे, ऑफिस में कुर्सी, सब जगह। मनुष्य है तो अधिकतर समय जमीन पर आलती पालती मार करके बैठने से मनुष्यता जागृत होगी। अपने विद्यालय की सीटिंग अरेंजमेंट बदलिए यदि आप मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा देना चाहते हो तो, क्योंकि आलती पालती मार करके कोई नहीं बैठ सकता, बंदर भी नहीं बैठ सकता। बहुत सरल सरल मनुष्यता की विशेषताएं बता रहा हूं। मनुष्य निर्माणकारी विद्यालय बनाना हो तो पूरी तरह से हाथ और पैर फैला करके पूरी पीठ को जमीन पर लगा करके, और कोई प्राणी सो नहीं सकता। पीठ टिकाएगा तो टांगे ऊपर होगी बाकी प्राणियों की। एड़ियां भी जमीन पर लगी हो, माथा भी पीछे से जमीन पर लगाओ, मस्तक भी, और मेरुदंड भी जमीन पर लगाओ। ऐसे शवासन की आरामदायी स्थिति में सो पाने वाला एक ही प्राणी है, वो है मनुष्य। इसलिए ये एकमात्र प्राणी है जो कम से कम नींद में काम कर सकता है। अकेला नरेंद्र मोदी नहीं, हम सब 4 घंटे 5 घंटे की नींद में काम कर सकते हैं। हम अधिक इसलिए सोते हैं क्योंकि दीदी ने जो कहा, जीवन का लक्ष्य नहीं पता। जिसको जीवन का लक्ष्य पता चल जाए उसके लिए 24 घंटे कम पड़ते, वो सोएगा कैसे? 8 घंटे 24 घंटे में से सोते हमारे युवा साथी 1/3 ऑफ योर लाइफ। यदि आपकी आयु 18 साल की है तो 6 साल सोने में बिता दिया आपने। इस इतनी सी आयु में इतना कुछ करना है, 8 घंटे सोकर के काम कैसे चलेगा? कम नींद में अधिक गुणवत्तापूर्ण आराम पाने के लिए मनुष्य को यह सोने की सुविधा दी भगवान ने, आलस के लिए नहीं दी। इसलिए योग वालों ने प्रयोग किए। बेसल मेटाबॉलिक रेट को लेकर के आराम कितना हुआ उसके लिए बीएमआर गिनते हैं डॉक्टर लोग। 12 मिनट के शवासन में बीएमआर 36% नीचे आता है, जो 6 घंटे की नींद में मात्र 6% नीचे आता है। तो योग विद्या आपकी नींद को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। चौथा, पाणी क्रिया। दशेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में दूसरी कर्मेंद्रिया पाणी है। पाणी यानी पकड़ने की क्षमता। प्राणी मुंह से पकड़ते हैं, पाणी इंद्रिया सबके पास है। वो बिल्ली अपने बच्चों को दांतों में पकड़ के ले जाती है बिना उनको कोई ये किए, कोई उनको जख्म नहीं होता, बिना हानि पहुंचाए वो ले जाती है। सारे प्राणियों को पक्षी केवल पैरों के पंजों से पकड़ते हैं, अधिकतर प्राणी मुंह से पकड़ते हैं। हाथों से सूक्ष्मता तक पकड़ने की क्षमता मनुष्य के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। हम माइक्रो सर्जरी कर लेते हैं। इसलिए पुराने काल में वधू की परीक्षा लेते समय सुई में धागा डालने को कहते थे। आजकल फेमिनिज्म वाले कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अत्याचार है। अत्याचार नहीं है, यदि पाणी क्रिया व्यवस्थित होगी तो वह सबसे कुशल गृहिणी होगी, मनुष्यत्व उसका जागृत होगा। वो केवल सुई में धागा डालने की बात नहीं है, वो तो दिन में, साल भर में कितनी बार सुई में धागा डालना पड़ता है किसी को भी। लेकिन सुई में धागा डालने से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की एक साथ परीक्षा होती है। चक्षुवेंद्रिय की भी परीक्षा और कर्मेंद्रिय की भी परीक्षा। इसलिए केवल वधू की नहीं, वर की भी कर लेनी चाहिए। पकड़ना आता है कि नहीं आता। मनुष्यता के ये विशेषता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कर्म स्वातंत्र, कल्पना स्वातंत्र, और ये विद्या में आना चाहिए। हमारे सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो विवेक जागृत हो, जिस विवेक से वो सही निर्णय कर सके, कर्म अकर्म की विकर्म, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हर क्षण उसको निर्णय लेना है मनुष्य को। क्योंकि भगवान ने प्रोग्रामिंग दी नहीं, उसको स्वतंत्र किया है। इसीलिए प्रकृति का नाश किया उसने।
क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए परेशानी हो गई क्योंकि मनुष्य को स्वातंत्र्य है। उस स्वातंत्र्य का सदुपयोग करने वाला विवेक जागृत करना विद्या का उद्देश्य। कल्पना स्वातंत्र्य का सदुपयोग करते हुए मौलिकता का विकास करना। हम तो नकलची बना रहे, हमारी परीक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हम बच्चों को नकलची बना रहे। जो जितनी अच्छी नकल करता है, मतलब देख करके नहीं, देख करके नकल करने वालों को आप तो जेल में डालते हो, उनके ऊपर कुछ एफआईआर करते हो, एक्शन लेते हो, लेकिन जो मेंटली इंटेलेक्चुअली अच्छी नकल करता है वो टॉप करता है। अरे नकल मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है, मनुष्य नकल करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मनुष्य का दिव्यत्व उसकी मौलिकता में है। मैं हमारे युवा कार्यकर्ताओं को युवा आयाम में बताता हूं, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, इसका अर्थ क्या है? व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करना बंद करो, खुद लिखो। दिन में कम से कम एक संदेश तो अपनी खोपड़ी लगा करके लिखो। पहले तो कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता था, अब तो कॉपी पेस्ट भी नहीं, फॉरवर्ड। पशु बनने का पूरा इंतजाम, मनुष्यता समाप्त करने का पूरा हमारे पास में पूरा व्याप, पूरा प्रपंच हमने बना दिया है कि हम बहुत अच्छे पशु बन जाए। और फिर उसके बाद में हमको चिंता होती है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, हमारा बच्चा वैसा क्यों है। अरे मनुष्य बनाया ही नहीं उसको आपने। मनुष्य है तो मौलिकता होगी, मौलिकता है ने खुद ओरिजिनली कुछ करेगा, तब कल्पना स्वातंत्र। मन का विकास सृजनशीलता से होता है, क्रिएटिविटी से होता है। इफ योर होल सिस्टम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज नॉट प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, आप मनुष्य निर्माण नहीं कर रहे। इसलिए आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, दिनचर्या बदलनी चाहिए। आपके विद्यालय महाविद्यालयों की रचना ऐसी होनी चाहिए। यह अभी जिस प्रकार से आप लोग बैठे हैं, सारे ऑडिटोरियम ऐसे होते, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया विद्वत चर्चा के लिए यह स्थिति कैसे अच्छी है। केवल वक्ता आपके चेहरे देख पा रहा है, आप एक दूसरे के चेहरे नहीं देख पा रहे। जब हमने काशी में वाक्यार्थ सभा किया तो उस वाक्यार्थ सभा का फोटो बीएसएम भारत की वेबसाइट पे है, जाकर के देखिए वाक्यार्थ सभा के फोटो और रचना। या हमारे चाणक्य सीरियल में आपने देखा होगा कैसे बैठे होते थे, चारों तरफ बैठते थे, सब एक दूसरे को देखते थे। हमने क्लासरूम बना दिया ऐसे, ऐसे क्लासरूम में एजुकेशन नहीं हो सकता। ऐसे क्लासरूम में नकलची पैदा होंगे, जिसमें एक वक्ता कहेगा मेरी सुनो मेरी मानो, पशु निर्माण। सच्चा आचार्य कहता है ना तो सुनो ना तो मानो, गुनो, अपने अंदर सोचो, थिंक योर सेल्फ, आप निकालो उसमें से बाहर कुछ। सच्चा आचार्य स्पून फीडिंग नहीं करता। हमारी सारी शिक्षा पद्धति चमसाहार पे, शिक्षा पद्धति चमसाहार है, और इस रचना में चमसाहार के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। फिजिकली रॉन्ग वे ऑफ सिटिंग, और उसमें भी ये बीच में, मंच के बीचों बीच, सामान्यतः बैठ करके बोलता हूं मैं, बैठ करके बोलने में ठीक लगता है, नहीं वो सामने खाली है ना, प्राण शक्ति नहीं सामने, किससे बोलूं? खाली हवा से। कौन से आर्किटेक्ट का डिजाइन है भगवान जाने। अर्धचंद्राकार हो रचना, एक दूसरे का चेहरा देख सके, मंच के बीचों बीच कुर्सियां हो, दोनों तरफ भले ही आप एले दे दे बीच में से लोगों को आने के लिए। इसी सीटिंग अरेंजमेंट को 3 में कर दिया होता, दोनों तरफ तीन गलियां है ना, इसमें 3 की जगह 2 गलियों में काम हो जाता, और मंच के सामने खाली जगह नहीं होती। प्राण शक्ति का, जिन्होंने प्राण विद्या परिचय वर्ग किया उनको पता है, आपस में बैठने से प्राण शक्ति का लेन देन होता है, उसमें से मनुष्यता का निर्माण होता है। इसलिए आदर्श शिक्षा संस्थान की रचना, उसका स्ट्रक्चर, उसमें आजकल आर्किटेक्ट वाला कोई बैठा होगा तो आर्किटेक्ट वाले शब्द प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ स्पेस, खाली स्थान का प्रयोग।
ये सारा मनुष्य निर्माण के लिए किया जा सकता है। साइंटिफिकली इट कैन बी डन। हमारे पास में उसके ग्रंथ है, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंटेड है, पर हमारा तो कॉलोनियल माइंड है ना। हमने तो गर्व से लिखा है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल करके देखिए, 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी के एक्ट कोई नकल करके मुंबई यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाया गया। वी आर प्राउड दैट वी कॉपीड इट फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। हमारी मतलब मानसिक गुलामी की स्थिति देखो। आईआईटीज जब निर्माण हुई स्वतंत्र भारत के बाद, उस आईआईटीज में भी, आप आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जाइए तो उसमें लिखा इट हैज बीन डिजाइंड एज पर एमआईटी की कॉपी करी। तब अमेरिका बढ़ गया तो अमेरिका की कॉपी, द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका दादागिरी, उसकी कॉपी। अरे नकलचियों के द्वारा बनाए गए शिक्षा संस्थान नकलची पैदा करेंगे। यहां चंदेरी है पास में, रायसेन जिले में। चंदेरी का सिल्क सारे विश्व में मशहूर है। एक बार मैं वहां एक रात रुका था चंदेरी के, वहां वहीं के जो हमारे संघ के संघ चालक है, वो व्यापारी है सिल्क के, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है उनका। उस दिन कुछ उत्सव था इसलिए उन कारीगरों के बीच में रात को गए। कैंप फायर जैसा आग लगाई थी, बहुत अच्छे से गाने वाने चल रहे थे। 80% कारीगर मुसलमान हो गए कन्वर्ट, लेकिन पूजा गणेश जी की हो रही थी। कन्वर्टेड मुसलमान होते हुए भी गणेश जी की पूजा। मैंने कहा क्या उत्सव है? ऐसे अक्षय तृतीया के आसपास का समय था। उन्होंने कहा ये उत्सव ऐसा है, इस दिन हमारे परिवार के 12 वर्ष जिसके पूरे हो गए, ऐसे नए बच्चों को हम हमारे इस काम में दीक्षा देते हैं, इनिशिएट करते हैं। दीक्षा से पहले परीक्षा है, दीक्षांत में परीक्षा नहीं, दीक्षा से पहले परीक्षा। दीक्षा मतलब उनका विद्यारंभ शुरू होने से पहले परीक्षा, कि किसको क्या विद्या दी जाए, इसके लिए परीक्षा। और क्या परीक्षा करते? परीक्षा मौलिकता की करते। वो पैटर्न बनते हैं उनके, डाई बनते हैं, और वो डाई के लिए डिजाइनिंग करना पड़ता है। वुड पे ऊपर वुडन कार्विंग करके, लकड़ी को कोर करके वो डाई बनता है चंदेरी सिल्क प्रिंटिंग के लिए। सबको डाई बनाने को कहते हैं, अपना अपना डिजाइन। 12 साल का बच्चा बचपन से देख रहा है अपने पिताजी को और सबको काम करते हुए, और वो डिजाइन बनाता है। जो बच्चा पुराने डिजाइन की नकल करता है उसको मजदूर बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं। तू रंगाने का काम कर, तू धागा लाने का काम कर, तू ये कर, सारी मजदूरी उसको देते हैं। जो सर्वोच्च स्थान है डिजाइन मेकिंग एंड प्रिंटिंग फाइनल, जिसको आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं, वो कलाकार का स्थान केवल उन बच्चों को मिलता है जो 12 वर्ष के इनिशिएशन के काम के समय कुछ मौलिक डिजाइन बनाते हैं, कुछ नया ओरिजिनल डिजाइन बनाते हैं। इसलिए 1823 में 100% साक्षरता थी भारत में, क्योंकि पिता गुरु था, हर घर पाठशाला थी, और पिता को देख करके मनुष्य बनता था। आज भी चंदेरी में भी आज भी जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड वेरीफाई। मौलिकता का ही महत्व है भारत में। हमने वो मौलिकता समाप्त कर दी। मौलिकता समाप्त हो जाएगी तो क्रिएटिविटी समाप्त हो जाएगी, क्रिएटिविटी समाप्त हो गई तो कल्पना स्वातंत्र समाप्त हो जाएगा, कल्पना स्वातंत्र समाप्त हो गया तो आपका बच्चा यंत्र बन जाएगा, ही विल बी अनदर गैजेट। इसलिए स्वांत सुखाए जो अध्ययन करते हैं वो परमानेंट आपका साथी होता है। परीक्षा के लिए जो पढ़ते हैं वो परीक्षा के बाद भूल जाते हैं। आप अपने विद्यालय में घर में करके देखिए, 8वीं में गए हुए बच्चे को 7वीं का प्रश्न पूछिए, वो बच्चा आपको देगा इस साल नहीं है, पिछले साल हो गया, आउट ऑफ सिलेबस। अरे तो 7वीं में जो पढ़ाया वो जीवन भर के लिए नहीं था, वो केवल 7वीं की परीक्षा तक के लिए था, पर हमने बना दिया। ये हमारा ये पैटर्न है, और इसी आधार पर IIT JEE क्लियर होती है। कोटा वाले यही करते हैं, और अपने भंवर कुआं वाले भी। मनुष्य को यंत्र बनाओ, मनुष्य को पशु बनाओ, इसको आज हम शिक्षा कह रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इक्विप, इस नाम से हमने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए
प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हैंड होल्डिंग प्रोग्राम बनाए। एक एक बात के बारे में आपका आज शिक्षा संस्थान आप आदर्श बनाना चाहते हो तो सबसे पहले वो शिक्षा संस्थान के जो संचालक है उनसे बात करते हैं। संचालक मतलब केवल डायरेक्टर नहीं। हमारे देश में संविधान में आज भी एजुकेशन कैन नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। बिजनेस के रूप में करते हैं लोग, नहीं करते ऐसा नहीं। मेरा विरोध भी नहीं है इस बात के लिए। युगानुकूल आज वैश्य प्रभाव ज़्यादा है युग में, तो पैसे के लिए करेंगे, मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन संविधान नहीं कहता है नहीं कर सकते। इसलिए आप भले ही पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने क्वींस कॉलेज या एनिबेसेंट खोल रखा हो, लेकिन आपको बनानी पड़ी होगी चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी। आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एजुकेशन नहीं चला सकती भारत में। तो मैं ये इक्विप जब हम शुरू करते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं सारे ट्रस्टीज के साथ बैठना चाहता हूं। लोग कहते हैं बाकी लोग तो कुछ करते ही नहीं है, हम ही चलाने वाले। मैंने कहा होंगे, लेकिन मैं तो सबसे बात करूंगा, क्योंकि भले ही कागज में हो, वो संस्था चालक है, पूरी टीम। कंपनी होगी तो 3 डायरेक्टर 2 डायरेक्टर से भी काम चलता है, लेकिन सोसाइटी होगी तो 7 लगते हैं। तो वो 7 नाम तो होंगे ना, वो 7 लोगों को बैठाइए, वहां से शुरुआत होती है। उन 7 लोगों का मन तो बने कि मैं मेरे शिक्षा संस्थान को आदर्श शिक्षा संस्थान बनाना चाहता हूं। उनका मॉरल सपोर्ट है ना आपको, तो वो मॉरल ही तो बनाते हैं हम 1.5 घंटे की संस्था चालक परामर्श में, और तब आदर्श शिक्षा संस्थान की ओर जाते हैं। एक एक बात की कंसल्टेंसी देते हैं, पर नकल नहीं करने देते। इसलिए डिटेल्स हम नहीं बताते, हम सिर्फ उंगली दिखाते हैं। वशिष्ठ अरुंधति न्याय, वो अरुंधति बहुत छोटी है, दिखती नहीं है, तो वशिष्ठ को दिखा के कहते बाजू में देख। हम तो वशिष्ठ भी नहीं दिखाते, हम तो सिर्फ सप्तर्षि दिखाते हैं। ढूंढ वशिष्ठ, ढूंढ अरुंधति। इक्विप पूरा का पूरा डिजाइन किया कि आदर्श शिक्षा संस्थान क्या परिभाषा, 3 जिस शिक्षा संस्थान में वो आदर्श शिक्षा संस्थान है। नंबर 1, इट हैज टू बी अध्ययन केंद्रित, लर्निंग सेंट्रिक, नॉट टीचिंग सेंट्रिक। All teachers would have to be converted into acharyas, learning facilitator। अंग्रेजी में बता सकता हूं मैं, हालांकि एग्जैक्ट अर्थ वो नहीं है, लेकिन लर्निंग को मोटिवेट करने वाले को अध्यापक कहते हैं। अध्ययन को जो प्रेरणा देता है और सहयोग करता है उसको अध्यापक कहते हैं। टीचर के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। टीचर शब्द का अनुवाद आप संस्कृत में नहीं कर सकते, क्योंकि टीचिंग इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और वही हम कर रहे, जो इम्पॉसिबल है वो हम कर रहे। तो विद्यालय क्या करेंगे? आदर्श कहां से होंगे? कहां से मनुष्यों का निर्माण करेंगे? असीम क्षमता वाले मनुष्य आपके पास आते हैं और आप उनको साँचे में डाल करके इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वकील, यंत्र बनाते हैं। नोट छापने की मशीन पैदा करने के लिए विद्यालय नहीं है। नोट तो वो इतनी छापेंगे। हमारा साबरमती में गुरुकुल है, 100 बच्चे हैं उसमें, केवल हर बच्चा 26 वाद्य बजाना जानता है। यहाँ दीदी को याद होगा, सहोदय के साथ हमने एक मीटिंग चोईथराम में की थी। सारे प्रिंसिपल आए थे, किसके? अपने सीबीएसई स्कूलों के। और उनको मैंने एक ही चैलेंज दिया था, इतने बड़े बड़े विद्यालय, इतनी फी है आपके पास, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन आप एनुअल फंक्शन में रिकॉर्डेड म्यूजिक क्यों बजाते? फिल्मी गानों के ऊपर नाच गाना करना है, करो ना, लेकिन फिल्मी गाना भी गाए, बच्चे गाए, टीचर गाए, वाद्य भी वही बजाए, बिना पेन ड्राइव, बिना सीडी, बिना रिकॉर्डेड गाने के, और आप एनुअल फंक्शन करके दिखाइए। कर सकते। उसके बाद में मेरे को कई लोगों के व्हाट्सएप आए, इस साल हमने किया, इस साल हमने किया, इतना आनंद। एक छोटा सा काम कर दो, क्रिएटिविटी कितनी बदल जाएगी। ऐसे सिंपल सिंपल सॉल्यूशन देने का काम भारतीय शिक्षण मंडल करता है। आदर्श शिक्षा संस्थान अध्ययन केंद्रित होना चाहिए। हमारे गुरुकुल के बच्चे 26 वाद्य बजाते हैं, एक्सपर्ट नहीं है कोई किसी में,
सब में सब एक्सपर्ट है। ऐसे 26 लोग बैठ करके 26 वाद्य लेकर के प्रस्तुति कर रहे हैं, राग एक हो गया, अगला राग बजाने से पहले वो कहता है अरे तू बांसुरी ले ले, सितार मेरे को दे दे। इट इज सो इजी फॉर देम, क्योंकि सबको 26 आता है। और उसके बावजूद गणित में वर्ल्ड चैंपियन है वही बच्चा जो 26 वाद्य बजाता है। वो कंप्यूटर जब जानता है, वो संस्कृत व्याकरण जानता है, और ये सब जानने के बाद अभी उसमें से 6 पास आउट हुए। आज तक 6 बच्चे पास आउट हुए, 12 साल से चल रहा है वो, 13 साल से, तो 12 साल बाद पास आउट होता है गुरुकुल में से। तो पहली बैच पास आउट हुई, उसमें से 6 बच्चे पास आउट हुए, 6 में से 3 आज 300 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस चलाते, गुरुकुल के बच्चे। उनको जो करना है वो करेंगे। एक सन्यासी भी बनने जा रहा है उनमें से, जैन साधु, 6 में से 1। उसको वो प्रेरणा हुई, आध्यात्मिक प्रेरणा। उसका ही एक भाई पूरा का पूरा, पिताजी का हीरे का व्यापार था, इसने कहा आपका व्यापार मैं नहीं चलाऊंगा, मैं टेक्सटाइल का नया खड़ा करता हूं। उसने सूरत में टेक्सटाइल का नया व्यापार खड़ा किया, आज 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर लेकर के गया 3 वर्ष में। कोरोना से पहले का पास आउट है। और वो बच्चे को मैं जानता था, अरे वो यश, अरे वो तो घुड़सवारी वाला ना, इतनी सुंदर घुड़सवारी करता था बच्चा। गुजरात के सारे चैंपियनशिप में वही चैंपियन बनता था। पुलिस वालों ने हाथ जोड़ करके कहा एक आध गोल्ड मेडल तो हमको दे जाओ, नहीं तो पुलिस की नाक कटती है। गुरुकुल का बच्चे ही गोल्ड मेडल लेकर के जाते हैं। अध्ययन केंद्रित, अध्यापक नहीं, अध्यापन केंद्रित नहीं, अध्ययन केंद्रित, किंतु आचार्य केंद्रित भी चाहिए। डिसीजन मेकिंग आचार्य ही करेगा। यह आदर्श शिक्षा संस्थान की स्थिति है। जितना डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा उतना अच्छा शिक्षा संस्थान। अभी अपने विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह डिसाइड करती है। आचार्य, और विश्व का कोई भी बड़ा नंबर 1, आप स्टैनफोर्ड ले लीजिए, हार्वर्ड ले लीजिए, सिलेबस कौन डिसाइड करता है? प्रोफेसर डिसाइड करता है। उसके कोर्स का सिलेबस प्रोफेसर डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ स्टडी भी नहीं करती। हमको जाना पड़ेगा। मैंने यूजीसी के चेयरमैन से बात की, मैंने कहा बोर्ड ऑफ स्टडी तो रहने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी सारे प्रोफेसर तैयार भी नहीं होंगे। स्वायत्तता हमारे को चाहिए ही नहीं है। हम तो जो हुक्म में जोखम नहीं वाले लोग हैं। इतनी दासता अंदर भरी हुई है कि हमारा प्राध्यापक स्वतंत्रता चाहता ही नहीं। वो तो अपने नोट्स नहीं बदलना चाहता 10-10 साल तक। सिलेबस बदल जाएगा तो नोट्स बदलनी पड़ेगी। ओरिजिनलिटी वहां भी कहां है, तो बच्चों में कहां से आएगी? इसलिए आचार्य केंद्रित, दूसरा अध्ययन केंद्रित, आचार्य केंद्रित, और तीसरा आनंद केंद्रित। आज वर्ल्ड रेटिंग में फिनलैंड सबसे बड़ा पीसा रेटिंग में नंबर 1 देश है। उस फिनलैंड में क्लासरूम नहीं होती, एक्टिविटी रूम होती है। 6 घंटे विद्यालय में बच्चा रहता है, केवल 90 मिनट प्रवचन विधि चल सकती है, ओनली 90 मिनट्स। बाकी पूरा का पूरा समय 4.5 घंटे बच्चा काम करता है, एक्टिविटी खुद करते करते सीखता है, लर्निंग सेंट्रिक। और अभी कुछ साल पहले उन्होंने घोषणा की, फिनलैंड वालों ने, उनके प्रिंसिपल्स एसोसिएशन ने, कि नाउ इन द स्कूल एजुकेशन वी विल नॉट टीच सब्जेक्ट वाइज, वी विल टीच टॉपिक वाइज। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग कहाँ हैं? सब समग्र है ज्ञान, हम एक साथ सिखाएंगे। आज मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, एनईपी में तीनों शब्द बार बार आए। और हायर एजुकेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे। और हमारे शिविरार्थियों में एक थी शीतल शिनखेड़े, उसकी पीएचडी इसलिए रुकी हुई है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और विषय एनवायरनमेंट का ले रखा है। अब वो कहे ये तो साइंस का विषय है कि टेक्नोलॉजी का विषय है, 6 साल में यही तय कर नहीं पा रहे। इतना विचित्र हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। और स्कूलों में भी वैसा ही है। फिनलैंड ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 8वीं के बच्चों को 6 महीने तक द्वितीय महायुद्ध सिखाएंगे। द्वितीय महायुद्ध में जो बम बना उसके अनुसार केमिस्ट्री सिखाएंगे, द्वितीय महायुद्ध की सारी मैप्स के अनुसार भूगोल सिखाएंगे, द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते फिजिक्स सिखाएंगे, द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते मैथमेटिक्स सिखाएंगे।
आज जो एन्क्रिप्शन की हम बात करते हैं, उस एन्क्रिप्शन ने एक बहुत बड़ा जंप एलन ट्यूरिंग ने द्वितीय महायुद्ध में किया, जिसके कारण कंप्यूटर बने। आज कंप्यूटर्स का बाप एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, पर एलन ट्यूरिंग का बाप जर्मनी में बैठा था, वो हार गया जर्मनी, इसलिए उसका नाम पता नहीं। जर्मनी ने सबसे पहले 16 डिजिट एन्क्रिप्शन निकाला, इसलिए जर्मनी के जो गुप्त संदेश जाते थे वो मित्र राष्ट्र उसको डिसिफर नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसा एक साइफर बनाना था जो साइफर उसको खोल सके। इनके पास 4 डिजिट इंक्रिप्शन से आगे इंक्रिप्शन नहीं था मित्र देशों के पास। और तब जब वो काम यूनिवर्सिटी के पास गया, यूनिवर्सिटी का जो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग ने चैलेंज लिया और तब उसकी खोपड़ी में ट्यूबलाइट जली। दिस इज मल्टीपल कंप्यूटेशन प्रॉब्लम, दैट वाज अ क्वांटम जंप इन मैथमेटिक्स, जिसके कारण आज मोबाइल आए। वो नहीं आता तो इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप तो बहुत पहले बन गई थी, पर उस इलेक्ट्रॉनिक चिप का इंटीग्रेशन नहीं होता, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं होता, फिर VLSI नहीं होता, तो आज हमारे पास ये मोबाइल नहीं होते, स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, और 5G 5G की तो बात ही नहीं कर रहे होते। ये सारा किस कारण से हुआ? द्वितीय महायुद्ध में एलन ट्यूरिंग ने 16 डिजिट का साइफर बनाया, जिससे 16 डिजिट एन्क्रिप्शन, अब तो 256 डिजिट और उससे आगे चला गया, लेकिन उस समय 16 डिजिट मुश्किल था, वो एलन ट्यूरिंग ने किया। फिनलैंड में द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते गणित सिखाते, द्वितीय महायुद्ध को सिखाते सिखाते कंप्यूटर सिखाते। चौथी के बच्चों को 2 महीने धान की खेती में ले जाता है शिक्षक, पैडी, धान की खेती में, वो कीचड़ में, घुटने घुटने तक कीचड़ में, दूसरी का बच्चा, सोचे कितना आनंद आता होगा उसको। वो किसान के साथ रुपाई करता है और रुपाई करते करते वो बीच के बांध को खोल करके जब पानी छोड़ दिया जाता है, तब वो शिक्षक उसको पास्कल्स लॉ सिखा देता है। उस धान की खेती करते करते समय वो शिक्षक उसको फिजिक्स के नियम सिखा देता है, हाइड्रोलिक्स सिखा देता है, मैकेनिक्स सिखा देता है दूसरे के बच्चे को, खेलते खेलते हंसते हंसते। नहीं तो पास्कल्स लॉ याद करने में नानी याद आ गई थी अपनी, 6ठी कक्षा में भी। आनंद केंद्रित, आज सारे विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं को मैं अध्ययन करता हूं और उस आधार पर बता रहा हूं, एकमात्र आदर्श शिक्षा व्यवस्था कोई है तो वो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था है। यदि आप आदर्श शिक्षा संस्थान बनाना चाहते हैं तो आपके विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को गुरुकुल बनाने का आदर्श लीजिए, सामने रखिए। इसलिए मैंने आपको कुलगुरु कहा, क्योंकि वो कुल महत्वपूर्ण है। जो लक्ष्मीकांत जी त्रिपाठी जी ने जो घटना बताई वो अद्भुत है। बच्चा आंदोलन कर रहे और उनके खाने की चिंता करना, यही तो कुलगुरुत्व है। कुल का प्रमुख जिस प्रकार से देखता है उसके लिए कोई अपना पराया नहीं। कुल के प्रमुख के लिए सब अपने हैं, मेरे कुटुंब का हिस्सा है। इसलिए सारे, अभी 4 दिन से हम वही देख रहे थे, वो हमको भोजन कराने वाली, वहाँ सफाई करने वाली, मैंने उनको मासी कहता था मैं उनको, तो वो आश्चर्य से देखती थी, मासी क्यों कह रहे हो? मैंने कहा माँ सी सेवा कर रहे हो, माँ जैसी सेवा कर रहे हो, इसलिए आप मासी हो। वो नर्मदा जी और वो जिस प्रकार से सेवा कर रही थी। पारिवारिक वातावरण कहाँ से उत्पन्न होता है? कुल प्रमुख से शुरू होता है। कुल प्रमुख का व्यवहार जैसे होगा वैसे नीचे जाता है। इसलिए आदर्श शिक्षा संस्थान आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, आनंद केंद्रित यदि बनाना हो तो उसका आदर्श परिवार बनना चाहिए, नॉट द मैनेजमेंट, नॉट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमने लड़ाई करके मंत्रालय का नाम बदलवाया, लड़ाई करनी पड़ी थी, HRD। मैंने कहा काहे सत्यानाश कर रहे हो? मनुष्य तो बना ही नहीं रहे हो। पशु के लिए शिक्षा व्यवस्था, और उसमें भी ह्यूमन नहीं रहने दो, उसको ह्यूमन रिसोर्स बना दो, यानी मार्केट के लिए नौकर। ह्यूमन रिसोर्स का यही अर्थ है। रिसोर्स तो ये है ना माइक, सोर्स तो मेरा गला है, भले ही बैठा हुआ हो। ये सोर्स बंद हो जाए तो ये रिसोर्स क्या करेगा? और ये रिसोर्स अपनी आवाज लगाएगा तो फेंक देंगे उसको निकाल के, चू चू करने लगेगा। तो वो रिसोर्स का काम है चुपचाप सोर्स की बात सुनना। ह्यूमन रिसोर्स का अर्थ ये होता है, जब आप अपनी फैक्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो उसका अर्थ है अपना दिमाग मत चला, मैं जो बताता हूं वो कर चुपचाप।
मनुष्य को यंत्र बनाने का नाम ह्यूमन रिसोर्स है। हमने पीछे पढ़ के कहा इसको शिक्षा संस्कृति मंत्रालय बनाओ। आधा ही सरकार आधा ही मानती है हमेशा। सरकार की मेरी डेफिनेशन है, जो सरक सरक के चलती है उसको सरकार कहते हैं, और जितना सरकाओ उतनी ही सरकती है, उससे ज्यादा सरकती नहीं। इसलिए हमारे शिक्षा संस्थान में यह प्रशासनिक एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं घुसनी चाहिए। हमारे शिक्षा संस्थान में व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थाएं सहजता के लिए होनी चाहिए, क्लिष्टता के लिए नहीं। हमारे शिक्षा संस्थान में से प्रशासन समाप्त होगा जब वहां अनुशासन शुरू होगा। शासन का मतलब होता है कंट्रोल। जब बाहर से कंट्रोल किया जाता है तो उसको कहते हैं शासन। जब वो कंट्रोल दंड के आधार पर किया जाता है तब उसको कहते हैं प्रशासन। न्यूसेंस वैल्यू नहीं हो तो प्रशासकीय काम नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा भ्रम है पूरे प्रशासन में। इसलिए नहीं किया तो क्या, सारे विद्यालय विश्वविद्यालयों के एक्ट में अलग अलग कलम होते हैं। वो जब शिक्षक को भेजते तेरी एग्जाम ड्यूटी लगेगी तो नीचे लिखा होता है नहीं, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो धारा फलाने फलाने के अंदर कार्रवाई होगी। मेरे को समझ में ही नहीं आता था, कुछ 32-32 ऐसी धारा वो नागपुर में है। मैंने कहा ये क्या लिखा है? बोले ये लिखा है कि तुम्हारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। मैंने कहा ये क्यों लिखा? बोले वो टैबुलेशन का काम सबसे बोरिंग होता है, कोई टीचर जाना नहीं चाहता है ना सर। दंडात्मक कार्रवाई के भय से जब शासन किया जाता है उसको कहते हैं प्रशासन। जब स्वयं की प्रेरणा से शासित तो होता है तब होता है अनुशासन। मनुष्यों के लिए केवल अनुशासन ठीक है। आनंद केंद्रित शिक्षा संस्थान में यह ईज ऑफ डूइंग वर्क होगा अनुशासन के द्वारा। लोग उसमें और एक स्व जोड़ देते हैं, स्वानुशासन। मैंने कहा ये तो फ्री गिफ्ट जैसा हुआ। यदि फ्री नहीं हो तो गिफ्ट काहे की? स्वानुशासन कहना मतलब अनुशासन भी खुद का। अरे अनुशासन दूसरे का हो ही नहीं सकता, दूसरे का होगा तो प्रशासन। इसलिए हमको अपने अंदर इस प्रकार के परिवर्तन शिक्षा संस्थानों के फंक्शनिंग में, उसको गवर्नेंस क्यों कहते हैं मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। व्हाई डू यू नीड टू गवर्न? शिक्षा संस्थान है या सेना है? डू यू वांट रेजिमेंटेशन? आप रिजल्ट क्या चाहते हो? आप स्वतंत्र विचार करने वाला एक देश के लिए स्वायत्त, सशक्त, समर्थ, स्वावलंबी नागरिक बनाना चाहते हो, या जी हुजूर करने वाला नौकर, या उससे भी ज्यादा रोबो? क्या बनाना चाहते? सो व्हाई डू यू नीड गवर्नेंस? व्हाई डू यू नीड एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट यू नीड इज फंक्शनिंग। सुचारू रूप से कार्य करने वाली ऐसी सहज सुंदर। परिवार में ऐसा होता है क्या? परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? परिवार में काम करने की प्रक्रिया क्या होती है? वो व्यवस्थाएं तब आती है जब अंदर से आता है। ये सारा आदर्श शिक्षा संस्थान जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक भारत माता को विश्वगुरु नहीं बना सकते। भारत माता विश्वगुरु तब थी जब आचार्य समर्थ, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वायत्त था, किसी के आगे नहीं झुकता था। ना धन के लिए, ना मान के लिए, ना मानधन के लिए, ना धन के लिए, ना मान के लिए, ना मानधन के लिए आचार्य झुकता नहीं था। जब तक आचार्य झुकता नहीं था भारत माता का भी पतन नहीं हुआ था। आचार्य स्वायत्त, स्वावलंबी, स्वाभिमानी बने, हमारे शिक्षा संस्थान आनंदालय बने। विद्यालय आनंदालय होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती के नाम में ही रस है। स रस, रस के साथ। और उतने से बात नहीं चली तो बाद में लगाया वती, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती। वैसे स रसवती, जिसकी प्रक्रिया और परिणाम दोनों में रस हो, वो सरस्वती की उपासना है। हमारे विद्यालयों में जब तक रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तब तक हमारे विद्यालय सरस्वती के उपासना के केंद्र नहीं बन सकते। इसलिए हम इसे आनंदालय बनाने की ओर आगे बढ़े, आदर्श शिक्षा संस्थान बनाने की ओर आगे बढ़े।
हमारा प्रत्येक छोटा छोटा संस्थान विश्वविद्यालय संस्थानों का परिवार है। इस विश्वविद्यालय के अंदर छोटी छोटी फैकल्टीज है, उसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। उस छोटे छोटे डिपार्टमेंट में 5 प्रोफेसर है, जिनमें 16 गुट है, जिनकी दोनों के आपस में नहीं पटती। चौथे की टांग खींचते हैं, 5वें के बारे में पत्र लिखते हैं राज्यपाल को। एकेडमिक एक्टिविटी का ह्रास होता है तब पॉलिटिक्स बढ़ता है। आचार्य को पॉलिटिक्स के लिए समय ही तब मिलता है जब अध्ययन नहीं करता। अध्ययन करने लगे तो 24 घंटे कम पड़ते, मेरे को 24 घंटे कम पड़ते हैं। इसलिए उपाय एक ही है, इतनी शैक्षिक गतिविधियां कर दीजिए। आजादी के 75 वर्ष है ना, हर डिपार्टमेंट को 75 कार्यक्रम दे दीजिए, और सारे शैक्षिक, केवल बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम नहीं, उसमें से पुस्तक निकलनी चाहिए, उसमें से पब्लिकेशन निकलना चाहिए, उसमें से भारत के 75 वर्ष की अचीवमेंट का रिसर्च निकलना चाहिए। मैंने कल बताया, हमारे प्रतिभागियों को बताया कि आज मैं सतयुग की बात नहीं कर रहा, महाभारत काल की बात नहीं कर रहा, आर्यभट्ट भास्कराचार्य की बात नहीं कर रहा। आज 1100 से अधिक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भारत दुनिया में नंबर 1 है। आज कौन लाएगा समाज के सामने? कौन रिसर्च करेगा? वो काम करने लगेंगे तो वातावरण बदल जाएगा। फिर एक दूसरे का सहयोग लेना ही पड़ेगा। मल्टीडिसिप्लिनरी काम करेंगे, लेना ही पड़ेगा। मिशन मोड प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए, पूरा विश्वविद्यालय मिलकर के एक मिशन हाथ में लेगा और उसको काम करेगा। स्वाधीनता के 75 वर्ष को, अमृत काल को ऐसा उपयोग में लाना चाहिए, तब हमारा शिक्षा संस्थान आदर्श शिक्षा संस्थान बनेगा। प्रत्येक प्राध्यापक का, प्रत्येक शिक्षक का कक्ष उसका शिक्षा संस्थान है। रोना मत रोइए कि हमारे प्रिंसिपल नहीं मानते, हमारा फलाना हेड नहीं मानता। मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा। आपकी कक्षा को सुधारने के लिए मैनेजमेंट को पूछना नहीं पड़ता है। आपकी कक्षा के राजा आप हो, उसको आदर्श बना लो, अपने आप प्रभाव होगा। मुनि इंटरनेशनल नाम का एक स्कूल है दिल्ली में, कितना सिंपल काम किया। हम सारे संविधान में 11 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो नागरिक कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी नहीं हमने। उसमें एक है सिविक सेंस, नागरिक कर्तव्य, सिविक सेंस आना चाहिए। हमारे मुनि इंटरनेशनल वाले ने, अशोक ठाकुर मिलिट्री से आया हुआ था, डिसिप्लिन की आदत थी, उसने कहा क्या करना है। हमारे शालेय प्रकल्प की राष्ट्रीय टोली में अशोक ठाकुर जी, उन्होंने सिंपल काम किया। क्लासरूम के बाहर के कॉरिडोर में सारी लाइनें बना दी, पीली लाइन, सफ़ेद लाइन जो हाईवेज पे होती है, झेब्रा क्रॉसिंग बना दिया। बच्चों को आदत डाल दी, गेट से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट में ही जाना है, भले ही उनको राइट में जाना हो, पहले लेफ्ट में जाएंगे, झेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करेंगे, फिर इधर आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में चला गया सिविक सेंस। वो बच्चे ट्रैफिक के नियम जीवन में नहीं तोड़ेंगे जब पहली कक्षा से उनको बरामदे में और सिविक सेंस मिल रहा है। क्रिएटिविटी इसको कहते हैं। हम ऐसे कितने उपाय कर सकते हैं अपने शिक्षा संस्थान को आदर्श बनाने के लिए, और ऐसा आदर्श शिक्षा संस्थान हम बनाएंगे तो भारत माता की सच्ची सेवा होगी। विश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे से बहुत बदतर स्थिति दुनिया की है। 76% ऑफ द 4th ग्रेडर्स कैन नॉट डू डबल डिजिट एडिशन, दुहेरी संख्या का, और वो जोड़ नहीं सकते। 4th कक्षा के 76% और 8वीं कक्षा के 48%, 48% ऑफ द 8th ग्रेडर्स कैन नॉट राइट 4 sentences इन इंग्लिश विदाउट अ मिस्टेक। तो मुझे लगा असर का रिपोर्ट है। मैंने तो, मुझे मतलब पढ़ने वालों को, मैंने तो केवल कॉपी करके लिंक डाल दी। अपन तो फेसबुक पे लिंक खोलते थोड़ी है, पहले लाइक, फॉरवर्ड, फिर कमेंट, बिना पढ़े कमेंट आ गए। टीचर ही नहीं जानते तो बच्चे क्या जानेंगे, यूपी का है कि बिहार का है, पता नहीं। 100 कमेंट आने तक मैंने कुछ बोला नहीं। 100 कमेंट आने के बाद मैंने मेरी पोस्ट को एडिट करके लिख दिया, ये अमेरिका के एवरेजेस है। अमेरिका में 8वीं के 48% बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए पढ़ा रहे हो ना अंग्रेजी, वहां वाले नहीं जानते। क्या सिखा रहे हो? मातृभाषा में सिखाओ।
वहां जाना होगा तो अच्छी अंग्रेजी सीख लेंगे, उच्चारण थोड़े गड़बड़ होंगे, तो वहां वालों के कौन से ठीक है? इंग्लैंड वालों के और उनके उल्टे हैं। मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी बोला, वो यूएस वाले होते तो मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते, एंटाई बोलते, क्योंकि उनके टाइक ढीली है तो ऐसे ही बोलेंगे। इसलिए हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में काम करना शुरू करना चाहिए और अपने शिक्षा संस्थान को आदर्श बनाना शुरू करना चाहिए। भारत माता जगत गुरु बन चुकी है, सारा विश्व उसे मानने लगा है, तभी तो 193 देशों में 21 जून को अभी आ रहा है ना, 15 दिन बाद 200 देशों में लोग अपनी नाक रगड़ेंगे भारत माता को नमन करते हुए, सुबह सुबह उठ करके ओम बोल करके। वो बहरीन और कुवैत के फोटो देखने में और मजा आता है, बुरखा पहनी हुई माता है ओम बोलती है, हाँ मजा आ गया। भारत माता को जगत गुरु बन गई 2015 में, अब केवल शिक्षा के क्षेत्र में उसको पुनरेव प्रतिष्ठित करना हमारे ऊपर है, उसका दायित्व हमारा है। अपने अपने शिक्षा संस्थान को आदर्श बना करके हम भारत माता की सेवा करें, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।